नाजरीन आदाब, मैं रजा खाना आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पे डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर 2 मिनट की खबर ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। और इसके साथ ही आज हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। सबसे पहले हम लोकल न्यूज़ से स्टार्टिंग करते हैं। तो जो यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, वार्ता है, मुंसिफ है, सियासत है, तो उसमें जो फ्रंट पेज पर जो खबर दी गई है तो उसमें है कि महिला पत्रकारों पर हमले को लेकर केटीआर ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी, इन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले जो बीआरएस की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, हालांकि हम लोगों ने कई बार देख चुका है कि यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार है उसको लेकर काफ़ी पिछले कुछ दिनों से केटीआर यानी कहले बीआरएस की जो अभी गवर्नमेंट नहीं रही वो लगातार कांग्रेस पे हमलावर है। और उनका एक मजबूत कड़ी ये है कि उनका ये कहना है कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। उसको लेकर इन्होंने पूरा तेलंगाना बंद का आह्वान भी किया था, उसको लेकर इनके बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट भी हुए। अब इन्होंने आरोप ये लगाया है कि जो मुख्यमंत्री का जो अपना घर है यानी कहले जो उनके पार्थिव गाँव है, वहाँ पे किसी कांग्रेस नेता ने जो महिला लेडीज 2 पत्रकार हैं उनको इन्होंने धमकियां दी है। उसके बाद इन्होंने जो डीजीपी है उनको ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ साथ उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो इसमें भी उन्होंने जो कर्ज है उसका जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पे उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री पिछले 8 महीने में 20 बार राजधानी का दौरा कर चुके हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं केटीआर जो है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, इस बीच देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच उन्होंने कांग्रेस पे जो हमला बोला है कि हालांकि ये नहीं होना चाहिए, और सच में अगर ऐसी बात है, क्योंकि एक पत्रकार है वो स्वतंत्र होते हैं और उनका काम होता है पक्ष हो या विपक्ष हो सत्ता से सवाल करना। अगर ऐसी इस पे तो जांच होनी चाहिए। अगर जांच होती है और कांग्रेस की तरफ से या कोई भी विधायक हो, कोई भी नेता हो, अगर ऐसे पत्रकारों को धमकाए तो उन पे बेहद कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये भी है, दूसरा पक्ष ये भी है कि किसी एक तरफा नहीं देखना चाहिए। और भी राज्य में अगर हम देखें तो वहां पर भी पत्रकारों पर लगातार शोषण हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको कैसे धमकियां दी जा रही हैं, उनको कलम रोकने की धमकियां दी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर मामलों में हर पक्ष और विपक्ष नेता को खुलकर बोलना चाहिए और इन सब मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए लोगों को। जी जी बिल्कुल। वहीं एक दूसरी खबर सामने आ रही है कि रेवंत रेड्डी और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमार्क, उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे मुलाकात की है। जी, अभी मैंने पिछली खबर में जिक्र किया कि जो केटीआर हैं वो आरोप लगा है कि पिछले 8 महीने में राजधानी का दौरा यहाँ के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कर चुके हैं। लेकिन उसी से जुड़ी हुई खबर ये भी है कि राजधानी मुख्यमंत्री जा रहे हैं। लगातार उनका हवाला ये है कि मैं राज्य के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार वहाँ बैठी है और अगर स्टेट में कोई भी डेवलपमेंट के काम हो, कोई भी चीज़ें हो, तो वो बगैर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जुड़े अगर आप काम न करें तो हो नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने खबर पढ़ा कि टी फाइबर के लिए ब्याज मुक्त ऋण की मांग की है उन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला है। इनका टारगेट ये है कि जो इस बार का इनका टारगेट इन्होंने ये बनाया है कि केवल 300 रुपए में प्रति महीने वो यहाँ के जो लोग हैं उनको वो मुफ्त में, आपको बात करें, इंटरनेट, केबल, टीवी और ई रिक्शा की सुविधा प्रदान, शिक्षा की जी। वो ई शिक्षा की, माफ कीजिएगा, वो सहूलियत देना चाहते हैं जी। इसमें उन्होंने टारगेट ये रखा है कि ग्रामीण इलाकों में, जो ग्रामीण रूरल एरिया हैं, उनमें वो 63 लाख और शहरी इलाकों में 30 लाख घरों को केवल 300 रुपए में प्रति महीने इंटरनेट, केबल और ई शिक्षा सेवा प्रदान करना चाहते हैं। तो केटीआर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री लगातार वो सिर्फ दिल्ली दौरे पे हैं, लेकिन दिल्ली दौरे पे होने के बावजूद और इस तरह की जो न्यूज़ आ रही है तो उससे साफ तौर पे ये लगता है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो दिल्ली दौरा कर रहे हैं तो निजी अपने काम के लिए दौरा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वो राज्य के हित में सोच रहे हैं। हमने देखा कि पिछली बार कैसे उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, वहां पर भी वो लगातार तेलंगाना को लेकर सोचते रहे, यहाँ पे कैसे बाहरी निवेश हो, आईटी सेक्टर को लेकर उन्होंने बढ़ावा की बात की। फिर लगातार वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो तेलंगाना गवर्नमेंट है
उसके मौजूदगी में जो तेलंगाना के बेहतरी के लिए, जो हितों के लिए, जो आम आवाम है उसके लिए कुछ बेहतर किया जा सके। और मुझे लगता है कि इस महंगाई, अभी जैसे हम देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। और इस महंगाई के दौर में अगर 300 रुपये प्रति माह के दरमियान अगर आपको इंटरनेट, इस शिक्षा और इस तरह की तमाम चीज़ें अगर आपको फ्री में मिलती हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी जी जी। शाहिद, एक और जो आज की सुर्खी बनी हुई है न्यूज़पेपर में कि सीबीआई को केजरीवाल पर केस चलाने की अनुमति दे दी गई है। जी, मुझे लगता है कि केजरीवाल जो हैं, माफ़ कीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और हाल ही में ऐसा लग रहा था कि हाल ही में उन्होंने दिल्ली में देखा गया था कि पोस्टर उन्होंने लगवाया था कि केजरीवाल आने वाले हैं, केजरीवाल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा है, सीबीआई को अब केस चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे उनकी पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, वो इलेक्शन लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अब सीबीआई को मौका मिल गया केस चलाने के लिए, तो एक तरह से वो कानूनी पेच में और फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा मनीष सिसोदिया कुछ ही दिन पहले जमानत में बाहर हैं, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद उन पर भी केस है। तो अब जिस तरह से जो एक मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उन पे इसके पहले आरोप थे, उन्होंने कई जो लोकसभा चुनाव हुए उन पे कुछ दिनों के लिए वो बाहर निकले हुए थे। हालांकि उन्होंने कैंपेनिंग किया, लेकिन कैंपेनिंग में ज़्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ज़्यादा सीटें दिल्ली में नहीं निकली, कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। और अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हालांकि बीच में ये भी देखा गया था कि अलायंस के बाद भी आम आदमी कुछ मामलों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थोड़ा रुख अलग दिख रहे थे। आम आदमी की तरफ से ये कहा जा रहा था, जो उनके नेता हैं, कि कांग्रेस को थोड़ा मर्यादा रखते हुए अपनी बयानबाजी करनी चाहिए, उनको अपने अंदर भी देखना चाहिए। कांग्रेस के नेता लगातार उन पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई ने उनको सीबीआई को मिल गया है केस चलाने के लिए केजरीवाल को, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए रहा आसान नहीं है, और इसका कहीं ना कहीं असर राज्यसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। अब देखा जाए तो देखा जाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ऐसा दिख रहा है कि दोनों झगड़ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो आपके नेता है सौरभ भारद्वाज, वो लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते रहते हैं, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है फिर इनकी लड़ाई झगड़े में कहीं तीसरे को फायदा मिलता हुआ नजर फायदा मिल जाएगा, और तीसरे जो विपक्ष या अपोजिशन, उनको मौका मिल जाता है दोनों को टारगेट करने के लिए। जी जी जी। वही एक और खबर सामने आ रही है कि जो एमपी में जो परसों एक जो कांग्रेस के नेता हैं जी, हाजी शहजाद, उनका घर गिराया गया है। तो उस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई लोगों ने ट्वीट किए हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट किए हैं कि इसमें कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है। हालांकि कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया था, वहां पर एक दलित के साथ कुछ सवर्ण समुदाय ने मारपीट की थी, उस पर उन्होंने फौरन ही कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया था। हालांकि ये जो हाजी शहजाद है, उनका घर परसों गिराया गया था, लेकिन उस पर उनका कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओछी राजनीति देखी जाती है। बिल्कुल, आपने ट्वीट का जहां तक जिक्र किया कि आमतौर पे देखा जाता है कि कहीं पे कोई मामले हो, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर अदर जो पार्टियां हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल से अलग अलग तरह से सवाल उठाने की कोशिश करती है, सवाल उठाते भी हैं। लेकिन आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया ट्वीट का, मध्य प्रदेश में ये बुलडोजर चले हैं, वहां पे जो हाजी शहजाद है, उनके करीब 5 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अगर हम लोग पॉलिटिकल एंगल से देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो हाजी शहजाद हैं वो कांग्रेस का उपाध्यक्ष हैं, ठीक। दूसरी तरफ जो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जो आपत्ति, रामगिरी महाराज की तरफ से टिप्पणियां की गई थी, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आरोप यह है कि पत्थरबाजी की गई, पत्थरबाजी में कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। उसके बाद से हाजी जो शहजाद है, उनके घर को गिराया गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से वहां पे ये कांग्रेस के नेता होने के बावजूद इन पर जो कार्रवाई की गई है, शायद पॉलिटिकल एंगल को देखकर कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। दूसरे एंगल की बात करें तो वहां पे अभी तक जहां तक हमने अभी जो लाइव हमारा टेलीकास्ट चल रहा है, अभी तक मध्य प्रदेश के ट्विटर आईडी पर कोई भी इस मामले का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही किसी ने इस मामले पे आपत्ति जताई है, और ना ही किसी नेता ने ये कहा है कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि एक और आरोप लगने ये शुरू हो गए हैं कि अभी वर्तमान में बात करें तो 40 सांसद मुस्लिम हैं। 40 सांसदों की अगर बात करें तो उसमें से एक इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो इस बात को लेकर आवाज उठाई है। मुस्लिमों की बात करें अगर, जो अवैसी एक बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि उन्होंने भी इस मामले का जिक्र नहीं किया। जी जी। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का जिक्र किया जाता है, लोग ये कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद एक बड़े नेता माने जाते हैं, उसके साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं, जाने माने लॉयर है, तो आखिरकार वो भी इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं?
क्या बड़े बड़े जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम को रहनुमाई की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में आकर वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब बात ऐसे वक्त की आती है जहां पे खुलकर बोलने की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं या तो वो आला कमान की वजह से या फिर किसी और चीज की वजह से, वोट बैंकिंग की वजह से खुलकर नहीं बोल पाते हैं। तो आखिर फर्क क्या है? एक तरफ से आप जो हाजी शहजाद है उनके घर को आप बुलडोजर चलता है, बाकायदा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका परमिशन देते हैं, उसके बाद से बुलडोजर चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल एंगल देखें तो शायद अगर वो कांग्रेस के नेता ना होते तो शायद ऐसा ना किया जाता, लेकिन कांग्रेस के नेता होने की वजह से शायद इस तरह से एंगल, जो पॉलिटिकल एंगल घुमाया जा रहा है। और दूसरी तरफ की कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिस पर लेकर कोई कार्रवाई की जाए। तो आखिरकार आम जो जनता है या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी जो अपनी राजनीति करती है, उसमें किसको लोग बेहतर समझे? जी, कल ही एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका नाम है अशोक पांडे। उन्होंने कल एक ट्वीट किया था कि अगर इसकी जगह पर जीतू पटवारी होते या फिर दिग्विजय सिंह होते या फिर कमलनाथ होते तो क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाती? अगर जैसा कि हाजी शहजाद के घर पर बुलडोज़र चलाया गया तो क्या उनके घर पर भी बुलडोज़र चलाया जाता? कि अगर ऐसा कुछ होता तो उसके बारे में कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। हालांकि कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसा कि आपने बोला इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उन्होंने भी बोला कि ये एक तुष्टीकरण की राजनीति है। और कई लोगों ने बोला है, जैसा कि प्रधानमंत्री हमारे जिक्र करते हैं कि हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती। हालांकि भाजपा इसका खुलकर इस बात को बोलती है, लेकिन वही वो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मुस्लिम एंगल को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस पर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि भाजपा जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, किसी खास समुदाय पे वो टारगेट करती है। वही अगर कांग्रेस की बात करें, इस टाइम जो राहुल गांधी की छवि बनी हुई है, वो लगातार ये कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो फिर इस मोहब्बत में जो शहजाद है वो कहाँ गए? उनकी मोहब्बत कहाँ गई? मोहब्बत में मुसलमान नहीं आते? क्या वो सिर्फ वोट लेने के लिए? बीच में ये देखा गया कि कई बार लगातार मॉब लिंचिंग होते रहे, इसमें एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया। इस पर हाल ही में जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद से दिल्ली में एक बैठक हुई। उस बैठक में कई सांसद, कई बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया। उसमें से आम आदमी पार्टी के भी राज्यसभा सांसद थे, वो गए थे। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे सांसद थे, वो गए थे। उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि कांग्रेस हो, उस पर ज़्यादा मुसलमान उस पर उम्मीद जताते हैं। कांग्रेस भी वो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस सबको एक साथ लेकर चलती है। लेकिन उस बैठक में ये जिक्र किया गया था कि अभी तक जितने मॉब लिंचिंग हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से या जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनके तरफ से खुलकर मुस्लिमों का जिक्र नहीं किया जाता है। शायद उसी बैठक के बाद से असर पड़ा कि संसद में देखा गया कि कैसे राहुल गांधी हो या विपक्ष नेता हो, वो खुलकर मुसलमान शब्द का उन्होंने जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं उस बैठक का असर हुआ। लेकिन जिस तरह से अभी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, भाजपा का तो लोगों का आरोप है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक तरफा किसी एक खास समुदाय पर टारगेट करती है। लेकिन अगर कांग्रेस भी इस मामले में खुलकर ना बोले, कांग्रेस भी अगर डरे, तो फिर किस बात की कांग्रेस की राजनीति माना जाए कि मोहब्बत की दुकान चला रही है? फिर अगर जो लोगों की बात करें तो वो फिर किस राजनीति पॉलिटिकल पार्टी पर किस पे भरोसा जाता है? देखा जाता है कि कांग्रेस बोलती है कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। मोहब्बत की दुकान सिर्फ आप किसके लिए चलाते हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए चलाते हैं या फिर किससे डरते हैं? अगर कल जैसे कि परसों जैसे कि वो हादसा हुआ, उनकी कोठी गिराई गई, तो अगर आप चाहते तो आप उस पर ट्वीट कर सकते थे, लेकिन आप उसी वक्त खुलकर सामने आते हैं जब आपको वोट पाना रहता है मुसलमानों का। उसके अलावा आप कभी भी मुसलमानों के पक्ष में कोई भी बात नहीं बोलते हैं, कोई भी ट्वीट नहीं करते हैं, खुलकर सामने नहीं आते हैं, जैसा कि हमेशा देखा जाता है। अब देखिए, एक अशोक कुमार पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने, उन्होंने क्या अच्छी बात लिखी है कि जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, बीजेपी पे तो आरोप है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं, कांग्रेस पर लोगों को उम्मीद है, लेकिन जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं तो भी कांग्रेस शांत रहती है। क्या कांग्रेस उन अनभक्तों से डरती है जो बीजेपी को वोट नहीं देते? जी बिल्कुल। या फिर अगर बीजेपी, जब अनभक्त बीजेपी को वोट नहीं देते, माफ कीजिए, कांग्रेस को वोट नहीं देते, तो फिर कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो आप में और भाजपा में फिर क्या फर्क है? बिल्कुल सही बात। अगर कोई मामले होते हैं, बीजेपी के पे आरोप है कि देखा जाए तो भाजपा खुलकर मुसलमानों को टारगेट करती है, और वहीं दूसरी तरफ आप मोहब्बत की दुकान चलाने की बात बोलते हैं, तो वहीं अगर मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता है तो आप उस पर खुलकर नहीं बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप भी तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं करते हैं। बिल्कुल जी। तो वहीं दूसरी खबर एक सामने आई है कि असम में एक मीडिया संगठनों की एक बैठक हुई थी। वहाँ पर मीडिया संगठनों में जो है असम के जो सीएम हैं उनसे एक सवाल पूछ लिया गया।
उनसे ये सवाल था कि राज्य में पहाड़ियों को समतल के संबंध में उनके जो सवाल थे उनके बारे में पूछा गया तो शर्मा जो है वो भड़क गए, क्योंकि वो सवाल एक मुस्लिम पत्रकार ने पूछा था और उन्होंने वहीं से जोड़कर जो असम की मेघालय की एक यूनिवर्सिटी है उस पर निशाना साधा और वहाँ के जो संस्थापक हैं वो मुसलमान हैं। बार बार उन्होंने उनका नाम लेकर बताना चाहा कि वहाँ के संस्थापक मुसलमान हैं और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उस पत्रकार पर हमला किया और उन्होंने बोला कि असम के मेघालय की जो यूनिवर्सिटी है उसके जो छात्र हैं उनको असम की सरकार में कोई भी प्राधिकरण, कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी, कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो 3 गुंबद है वो जिहाद का संकेत है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री, हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो इसके पहले भी वो लगातार विवादित बयानों से जाने गए हैं। कई ऐसे मामले हैं जिन्होंने उन्होंने उस मामले पे खुलकर अपनी बात रखी है और वो साफ तौर पे दिखाता है कि किसी एक समुदाय पे वो टारगेट करते हैं। अभी आपने जिसका जिक्र किया, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में जो है, जिसे UMST भी कहा जाता है, कि उसके जो संस्थापक है महबूबुल हक, वो अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो उस पर गुंबज है कि वो एक जिहाद का प्रतीक है। इस बेस पे उनका ये कहना है कि जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं बच्चे हैं उनको मैं अपने राज्य में नौकरी नहीं दूंगा। इसी साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसके लिए एक अलग एग्जाम क्रिएट कराया जाएगा, इसकी जांच की भी उन्होंने आदेश दे दिया है और उसके बाद से वो एग्जाम फाइट करने के बाद जो अगर एग्जाम पास करते हैं फिर उनको नौकरी दिया जाएगी। अब सवाल ये है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री का ऐसा बयान, इस तरह से बयान देना कितना सही है? क्या आला कमान बैठकर क्या कर रही है? उन्होंने वो भी जो यूनिवर्सिटी है वो गुवाहाटी से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे है। जी बिल्कुल। यह मामला सामने कब आया कि एक पत्रकार है शाह आलम, उन्होंने मुख्यमंत्री से, क्योंकि असम में लगातार देखा जाता है कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, वहां पे हर समय बाढ़ का आना, फ्लड जिहाद का नाम देते हैं। फ्लड जिहाद, हर मामले में उन्होंने मतलब एक मुस्लिम हिंदू समुदाय का एंगल देना शुरू कर दिया है। हालांकि जब अगर हम कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में जब रेप केस अभी रेप केस के जो मामले सामने आए हैं तो वो असम के मुख्यमंत्री ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा, ममता बनर्जी पर सवाल उठाया और उनको घेरने की कोशिश की। हालांकि हकीकत ये है कि अभी असम में 22 अगस्त को एक केस ऐसे आए हैं जो कि 14 साल की एक बच्ची है, उसके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। जब विवाद बढ़ा, अभी तक मामला शांत थे, जब विवाद बढ़ा, लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतरे, तब जाकर एक गिरफ्तारी हुई है। तो असम बिस्वा शर्मा जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो तो कलकत्ता के मामले में बोल रहे हैं, अपने राज्य के मामले पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया है जो कि यूनिवर्सिटी, हालांकि अगर हम देखें उस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हाल ही में जो 29 नवंबर 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से वो जो कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने खुद दौरा किया है। अब बीजेपी के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी वहाँ विजिट किया है। अगर हम किरण रिजिजू की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, कई ऐसे, जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो अभी वहाँ पे एक लेक्चरर का प्रोग्राम रखा गया उसी यूनिवर्सिटी में, और वो जो प्रोग्राम है वो जयशंकर प्रसाद है उनके पिताजी के नाम पर रखा गया। अब बताएं, और उस प्रोग्राम में इनको इनवाइट किया गया, बुलाया गया। अब एक राज्य का मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है वो ऐसे बयान देते हैं। अब तो सवाल ये भी है कि उनके बयानबाजी पे क्या जयशंकर जो हैं वो उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं कि नहीं। अगर प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति के लिए ये सब काम कर रहे हैं, अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर जयशंकर प्रसाद वहां शामिल नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को ऐसे बयानबाजी करने के लिए आला कमान के ऊपर से भी कोई दबाव नहीं है, वो कोई भी बयानबाजी कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसे मामले में कोई एक राज्य है वहां पे, और इस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें लीजा, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम ही है। वहाँ का वाइस चांसलर भी मुस्लिम है। हर समुदाय, अगर इसके वेबसाइट पे आप विजिट करें तो इस यूनिवर्सिटी में हर समुदाय के लोग आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसके संस्थापक मुस्लिम, हिंदू सब मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इसके संस्थापक मुस्लिम हैं तो सारे लोग मुस्लिम हैं। और देखा जाए वहां पर, एक सेकंड, देखा जाए वहां पर सिर्फ 5% ही मुस्लिम हैं, बाकी सारे हिंदू ही हैं। वहाँ पे जो टीचर हैं वो भी ज्यादा संख्या में गैर मुस्लिम हैं, वाइस चांसलर भी वही हैं। तो इन तरह के अगर मामलों पे अगर हेमंत बिस्वा शर्मा अगर किसी एक, इन्होंने जिहाद का नाम दिया है, अगर किसी एक को टारगेट करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे जो गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? ठीक है, मान लेते आपने किसी एक समुदाय को टारगेट किया, तो क्या आप अपने राजनीतिक फायदा के लिए उन सारे लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? और एक तरह से ये सामाजिक बहिष्कार नहीं है तो फिर क्या है? इसके मतलब आप ऐसे बयानबाजी करके उस यूनिवर्सिटी को नीचे लाना चाहते हैं और आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी के नाम आए थे जिसमें 200 यूनिवर्सिटी में उसका भी रैंक शायद 150 या 155 के आसपास का था। तो फिर ऐसे सर्वे हो रहे यूनिवर्सिटी, जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो फिर आखिरकार उस
उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके आप क्या मनसूबा बनाना चाहते हैं? जबकि अगर असम की बात करें तो वहां पे लगातार बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। हर साल हमने देखता है कि किस तरह से वहां पे बाढ़ आती है, लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। तो वहां के मुख्यमंत्री वहां की जो मूल्य, जो जमीनी हकीकत है, जो वहां के लोगों की परेशानियां हैं, उस पर बात ना करके एक अलग मोमेंट तैयार करके आप एक अलग धार्मिक को जोड़कर आप ऐसे एंगल बनाते हैं। और उस पर सवाल ये भी कि जो आला कमान है उसके तरफ से भी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो आखिरकार हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसी बयानबाजी कर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि हम अपने असम में हम बाहरी छात्रों को आरक्षण नहीं देंगे, वहीं अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटका सरकार ने बोला था कि उन्होंने कहा था कि कन्नेडिगा को आरक्षण दिया जाएगा, नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। उस पर भाजपा ने बहुत हंगामा किया। कर्नाटका में वहाँ जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने ये लाया कि हम जो यहाँ के लोग हैं उनको आरक्षण देंगे नौकरी में। बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो फिर सवाल ये कि जिस तरह से कर्नाटका में बीजेपी के लोग इसके खिलाफ बोलना शुरू किए और असम के मुख्यमंत्री ने इस तरह से बयानबाजी किया है, तो फिर बीजेपी के आला कमान या फिर वो लोग कहाँ हैं जो कर्नाटका में इसका विरोध कर रहे थे? कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका सरकार ने, कांग्रेस, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि हम इस राज्य के लोगों को आरक्षण देंगे। उसमें किसी खास समुदाय, धर्म की बात नहीं कही गई है। लेकिन किसी राज्य का मुख्यमंत्री, आप समझ सकते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर अगर ऐसे मानसिकता भरी हो तो फिर अगर उस राज्य में विकास की बात करें तो फिर वो वहां के डेवलपमेंट कैसे होगी? अभी अगर हम राज्य के मुख्यमंत्री की ही बात क्यों करते हैं? हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो झारखंड में जाके बोलते हैं कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। तो जब बड़े नेता ही इस तरह की बात करते हैं तो हम सीएम से और बाकी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप जरा सोचें कि जिस तरह से ये सीएम यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आया है, अगर ये बयान नहीं आता, क्योंकि मानसिकता तो पहले बन चुकी होगी, अगर वो ऐसे बयान नहीं देते और कल अगर उस यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के पास आउट होते हैं और वहां नौकरी के लिए अगर फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल और रिजेक्ट करना तो किसी भी आधार पर आप रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो अंदर की बात है वो खुलकर सामने आ गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी आपने देखा कि केटीआर ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की जो लोग हैं उन्होंने 2 महिला पत्रकारों को धमकाया है। यहाँ पे धमकाने की बात सामने आई है। असम के मुख्यमंत्री हैं जो पत्रकार हैं शाह आलम, उन्होंने एक उनसे सवाल किया, वो खुलेआम धमका रहे हैं। सवाल करने के बाद उन्होंने उनसे नाम पूछा। नाम पूछने का मतलब क्या है? आप जाति धर्म दिखाना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर। जब उन्होंने नाम बताया तो उनका नाम जो इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक, उनसे जोड़कर अपनी बयानबाजी करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके खिलाफ जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसने इसका काफी विरोध किया है। फिर अगर असम की बात करें, वहां पे प्रेस क्लब जो चलती है उन्होंने भी इसका विरोध जताया और कहा है साफ तौर पे कि एक पत्रकार वो स्वतंत्र होते हैं और उनका काम होता है सत्ता से सवाल करना। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री है तो आप सीधे तौर पर किसी धार्मिक को लेकर या किसी व्यक्तिगत पहचान को लेकर आप किसी पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मुख्यमंत्री के अंदर जो मानसिकता भरी हुई है ये काफी सोचने वाली बात है। जी, कल ही एक खबर आई थी कि हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में बोला था कि हमारे प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं अगर उन पर कोई नज़र डालेगा तो हर दूसरे चौराहे पर आपको यमराज मिल जाएंगे। बहन बेटियों पर अगर कोई नज़र डालेगा तो हर दूसरे चौराहे पे यमराज नजर आएंगे। मामला ये भी कि अभी तक भी विनेश फोगाट का तो मामला चल ही रहा है। जी, उत्तर प्रदेश में विनेश फोगाट का मामला चल रहा है। अभी भी हम देखें राम रहीम के भी मामले चल रहे हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे केस हैं जिसमें अभी सुनवाई चल रही है, बहुत से लोगों को सजा मिल चुकी है। तो आखिरकार आप तो एक तरफ जो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे, हालांकि होना भी नहीं चाहिए, इस पर तो सख्त कानून होनी चाहिए, लेकिन आप वो चीज़ करके दिखाए। तो हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले जो एक बाइक पे एक लड़की और एक बैठकर जा रही थी, 10 से 12 लोगों ने मतलब गलत काम किया, करना भी नहीं चाहिए, पानी फेंका उस पर गिरफ्तारी होती है। उसमें पूरे विधानसभा, भरे विधानसभा में मुख्यमंत्री एक मुस्लिम और एक यादव का नाम लेते हैं। उसमें भी जिस यादव का नाम लिया गया था, बाद में वो जब जेल से बाहर निकला तो मालूम ये चलता है कि उसको जल्दीबाजी में पकड़ा गया था और बस एक वहां पे माहौल क्रिएट करने के लिए, कह ले तो वो जो अखिलेश यादव हैं उनकी पार्टी है, उसको टारगेट करने के लिए एक यादव और एक मुस्लिम को रखा गया था। तो अगर सच में इंसाफ है तो इंसाफ धर्म देखकर क्यों की जाती है? अगर आप जैसे आप बोलते हैं कि हर दूसरे चौराहे पर आपको यमराज मिलेंगे, तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके नेता हैं, इन सारे केसों में फंसे हुए हैं, जैसा कि उन्नाव रेप केस है, हाथरस कांड है, तो उनके लिए यमराज कहाँ चले जाते हैं? टीएमसी का भी आपने जिक्र कर रहा था, वहां पे अभी अखबार की एक सुर्खियां बनी है कि उसमें ये कहा गया है कि जो पहले महिला नेता थी, जी भाजपा में थी, भाजपा की उन्हीं के एक स्थानीय नेता ने उनको टॉर्चर किया है, यहाँ तक कि उनके साथ शोषण किया गया। वजह सिर्फ ये रहा
कि उन्होंने भाजपा छोड़कर टीएमसी ज्वाइनिंग कर लिया। जी बिल्कुल। तो क्या भाजपा के अंदर जो नेता हैं क्या आप डर की राजनीति करना चाहते हैं? जिस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, तो फिर टीएमसी की अगर बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे ये कितना सही है? जी जी, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, दूसरे देशों में जाके बोलते हैं, वहीं आपके ही देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, चाहे वो आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है या दूसरे विपक्षी पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की ही राजनीति कर रही हैं। तो इसी के साथ जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।